इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कब्ज, एसिडिटी और गैस को करे कायम कायम चूर्ण और कायम टैबलेट। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे आज उत्तराखंड की। युवाओं को सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में जो उम्मीद रहती है वो रहती थी सरकारी नौकरी की, लेकिन बार बार कहा गया कि सरकारी नौकरी की जगह स्वरोजगार पर जाना चाहिए। स्वरोजगार के लिए लगातार प्रयास भी हुए, लेकिन उस स्वरोजगार की आड़ में यह नहीं पता लगा कि कब वहां पर धांधलियां शुरू हो गई नौकरियों में, और जो युवा बेरोजगार घूम रहा था वो ठगा हुआ रह गया। चाहे वो विधानसभा में नियुक्तियों की बंदरवाट कहें, या फिर यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक का मामला, या फिर दरोगा भर्ती घोटाला, तमाम घोटालों ने राज्य में खलबली मचा दी है। जैसे ही युवा मुख्यमंत्री ने एक घोटाले की जो जांच है उस पर एक्शन लिया, तो लगातार लोगों के अंदर एक उत्साह जगा कि वास्तव में अब कुछ होगा, और वो कुछ होगा इतना बड़ा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। आज लोगों के अंदर गहरा आक्रोश है। आखिर ऐसा आक्रोश क्यों ना हो? लाठी डंडे गोली खाकर उत्तराखंड को लिया था। कितने बड़े बड़े विभत्स कांड झेलकर बलिदानियों ने अपने खून से सींचकर जिस उत्तराखंड को बनाया, आज वहां व्यवस्था की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। राज्य में जो व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि रसूखदार नेताओं और अफसरों ने अपने तौर तरीकों से राज्य के मंसूबों को कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाने का काम किया है। संसाधनों की खुली लूट हुई है, और यहां तक तो फिर भी चल जाता, लेकिन नौकरियों का ऐसा तांडव देखने को मिला है कि आज पहाड़ का युवा जार जार कर रोने लगा है। उसकी मेहनत, आकांक्षा, अवसर सब खाक हो गया। राज्य में युवाओं से कहा जाता रहा है कि नौकरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से भी नौकरियां मिलती रही हैं और घोटाले लगातार खुलते रहे हैं। इस बार क्योंकि जिस तरीके से एक युवा मुख्यमंत्री आया, उसे लेकर ये कहेंगे कि आशाएं बहुत ज्यादा है। शायद आक्रोश इसलिए बढ़ा है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने एक ऐसा घोटाला खोल दिया कि उत्तराखंड के अंदर खलबली मच गई, और फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का कि आपने किया, मैंने किया, मैंने किया, तुमने किया। क्या इन सब चीजों से उत्तराखंड के युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो वापस आ जाएगा? क्या उत्तराखंड के युवा उन सब लोगों को माफ कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और यहाँ सभी, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो वहाँ पर पत्रकार हैं या कोई भी हैं, हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं। और उन्हीं युवाओं के लिए आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारी साथ शादाब शम्स हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारी साथ दीप बोहरा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारी साथ आशीष ध्यानी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारी साथ नीरज कोहली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ द्वारिका बिष्ट हैं, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले द्वारिका बिष्ट जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आंदोलनकारी होना एक बड़े गर्व की बात है, और वो भी उत्तराखंड के लिए। आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा है। आज आपको क्या लगता है द्वारिका जी, जब ये दिखता है कि आज भी 22 वर्ष के उत्तराखंड में नौकरियों के घोटाले सामने आ रहे हैं और तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार है सबको, और मैं आपका जो है आभार प्रकट करती हूँ। और आज आज
मतलब आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि ना थूक जैसे ना घुटा जा रहा, ना निगला जा रहा, ना वो बाहर थूका जा रहा। कैसे हमने जो है छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आंदोलन किया और लाठी डंडे खाए, जैसे कि आपने कहा लाठी डंडे खाए। मतलब मैं क्या बताऊं कि इतना भयंकर से भयंकर ऐसे त्रासदी चीज़ों को हमने देखा अपने सामने। मुजफ्फरनगर कांड देखा, कैसे जो है वहाँ पर हमारे युवा बच्चे जो है कोई शहीद हो रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। इसी तरह से सड़कों में, जेलों में जिससे जितना बना उसने किया। सारी जनता उत्तराखंड की सड़कों में आ गई मुजफ्फरनगर कांड के बाद, जब मसूरी कांड हुआ या और हमारे पूरे उत्तराखंड में हलचल मच गई। और ये आरक्षण के लिए ही, ये बच्चों का, लड़कों का ही इसी पे जो है ये आंदोलन चला था। कैसे हमें जो है हमारे घर के लोगों ने ही सड़कों में लेके खड़ा किया, नहीं आप लोगों को करना है। इस समय हम अपना सब कुछ भूल गए, बाल बच्चे, घर बार, हम कौन से घर के जन्म लिए। जिन महिलाओं का घर में हंसना रोना पसंद नहीं करते, उन महिलाओं को सड़कों में आना, आप सोचिए, उन लड़कियों को, लड़कों को, लड़कियों को, माताओं को, बुजुर्गों को सड़कों में चल रही हैं और फबतियाँ हम सुन रहे हैं। आप बताइए क्या सिचुएशन हो गया हमारी। लेकिन हम तो उस समय पागल हो रखे थे, आंदोलन कर रहे थे। सुबह अपना 3 बजे उठ करके जो है घर के लिए जो है छोटा मोटा खाना बना के रख लेते थे जैसे तैसे, फिर अपना टिफ़िन भी लेकर के चल पड़ते थे। पता ही नहीं चलता था कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज जब स्थिति जब हम देख रहे हैं, पहले तो हमने मुलायम सिंह का मुर्दाबाद 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 करते थे, आज हम किसका मुर्दाबाद करें। आज हम ठगे से रह गए। प्रत्येक पार्टी, चाहे उत्तराखंड की कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट है, चाहे कोई भी है, सब ने इस उत्तराखंड को छला है, यहाँ की माँ बहनों को छला है। अरे शर्म करो कि आपने जो उत्तराखंड की जो माँ बहनों ने, इतिहास जो है हमेशा ये कभी नहीं मिटेगा। उत्तराखंड की माँ, क्या हुआ था मुजफ्फरनगर कांड में, और आज के यहाँ के नेता जिनको जो है हम लोगों ने जो है बड़े उससे श्रद्धा भक्ति से कि ये लोग आगे आएंगे, अपने पहाड़ के लोग होंगे, तो अपने पहाड़ की जनता का, अपने बच्चों की, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनकी सुनेंगे। वो दिन भी मुझे याद है, आंदोलन के दौरान ही हम उत्तरकाशी जा रहे थे, गंगोत्री। ऊपर से पहाड़ जो है सितंबर के महीने में ही जो है रेड़ा आ गया, उधर की गाड़ी उधर, इधर की गाड़ी। इतने में जो सब परेशान, हम लोग खड़े हो गए वहाँ साइड में। एक बुढ़िया आई कि बाबा क्या हुआ। हमने कहा ये सब क्या, अब कन जान तुमन, कख जान तुमन। हम बोले हम मीटिंग है यहाँ कि कखा का तुम। हमने कहा हम उत्तराखंड के। अच्छा उत्तराखंड के हो तुम, अब बताओ कैसी कैसी उत्तराखंड के हो तुम। ए बाबा कना तुम उत्तराखंड का बताओ, उत्तराखंड आएगी, ये मैं बोल रही हूँ, उत्तराखंड आ गया मतलब। हमने कहा हाँ उत्तराखंड मिल चुका है। ये मेरे बाबा नहीं आए, मेरे बेटा नहीं आए अभी। उसने बोला था, गढ़वाली में बात की उन्हें, उसने बोला था जब माँ उत्तराखंड बन जाएगा तब हम यहाँ आएंगे, यहीं नौकरी करेंगे, आपके पास रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, अपनी जन्मभूमि में रहेंगे। जब हमारा क्या होगा यहाँ पर, सब कुछ होगा माँ, तब हम। अभी मेरा बेटा नहीं आए बाबा। आप सोचो उस माँ की क्या, उनके मन में क्या, यहाँ की नारियों के मन में क्या, यहाँ की महिलाओं के मन में, जो सड़कों पे चल रही है, धक्के खा रही है, डंडे खा रही है, मार खा रही, जिसने कभी 5 उंगलियां घर में नहीं खाई होगी, अपने पेरेंट्स ने या किसी ने नहीं, उसने सड़कों में डंडे खाए पुलिस के। आप सोचिए जरा सा। और आज ये स्थिति आ गई। पहले तो हम औरों के लिए बोलते थे, आज हम किसके लिए बोले, क्या बोले। आज हम ठगे से रह गए हैं इस उत्तराखंड के लिए। आज भी हम सड़कों में हैं।
पहले राज्य के लिए लड़े थे, फिर इसकी दशा दिशा के लिए लड़े थे, और आज जब ये स्थिति ये सामने आ रही है तो हमें पता था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा, विदेशों से अच्छे यहाँ योग्य बच्चे हैं। केरला के बाद जो है पढ़ाई के शिक्षा के, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उत्तराखंड राज्य बन गया है और हम अपनी योग्यता को, जो हमारा हुनर है, हम अपने इस राज्य में दिखाएंगे, इस राज्य के लिए करेंगे, जहां हमारी माँ बहनों ने सड़कों में आंदोलन लड़ा, लाठी डंडे खाए, वो वापस आए। और इतने योग्य बच्चे कि पीसीएस के एग्जाम, जितने भी ये एग्जाम हो रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट बच्चे रिटर्न में निकले, लेकिन बाद में क्या हो रहा? यही बड़ा सवाल है द्वारिका जी। लगता है पीड़ा बड़ी है द्वारिका जी, बिल्कुल पीड़ा बड़ी है। इतनी ज्यादा पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। और हम पीड़ा के मारे हम जानते हैं कि हमारे छाले पड़े, पहले ही छाले पड़े थे, थोड़ा सा वो उसमें जरा वो हो रहा था, लेकिन आज जो है बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। चलिए बिल्कुल, इसका एक बार जवाब लेता हूं मैं। और भी सभी मेहमान हमारे साथ हैं आज ये बहस मैं आशीष ध्यानी भी हमारे साथ हैं और लगातार इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं। आशीष, उत्तराखंड की बात हो रही है, बात घोटाले की हो रही है। एक घोटाला खुला, उसके साथ साथ और बहुत सारी जांचें साथ में खुल गई। आपने देखा होगा लगातार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं किसी भी चीज से पीछे नहीं हटूंगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने की और उसका नतीजा यह रहा कि अभी तक 29 गिरफ्तारियां लगभग हो चुकी हैं। उसके अलावा भी और भी चीजों में फिर तस्वीरें सामने आई। फिर क्या हुआ कि आपके समय में ये नियुक्तियां हुई, मेरे समय में ये नियुक्तियां हुई, फिर आजकल ये चला। लेकिन नियुक्तियां हुई, सभी जगह हुई, क्या वो नियम के साथ हुई? ये सवाल लगातार खड़ा है। और आरोप प्रत्यारोप भी केवल 2 लोगों में चल रहा है आजकल, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। मैं विधानसभा वाली नियुक्तियों की भी बात कर रहा हूं, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन उसके इतर जो यूकेएसएससी हो या दरोगा भर्ती घोटाला हो, जिसके लिए एक और जांच बैठाने की बात हो रही है, क्या केवल सीबीआई समाधान है? आशीष भाई, मेन बात यह है कि जो उत्तराखंड का युवा है, कब देगी सीबीआई इंसाफ? 20 साल बाद। उसको आज इंसाफ चाहिए। उस आज के इंसाफ के लिए हर किसी की आशाएं मुख्यमंत्री हैं। क्या होना चाहिए और आखिर इतने बड़े मामले को कैसे अब देखा जाना चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बात उत्तराखंड की है, उत्तराखंड के युवाओं की है। दल तो वही नेता हैं हमारे, आज इस दल में, कल उस दल में, वो लगातार चलता भी रहेगा उत्तराखंड में। आशीष, क्या कहेंगे आप? संजय जी, देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारा उत्तराखंड जो है वो लगभग 22 साल का हो गया है। युवा उत्तराखंड है हमारा। इसकी स्थापना के समय कुछ सपने देखे गए थे, जिन सपनों को देखने के लिए एक महान संघर्ष हुआ। लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, यातनाएं सही, लाठी डंडे गोली खाकर। रामपुर, खटीमा, मसूरी और श्रीयंत्र टापू जैसे विभत्स कांडों के बाद हमें हमारा उत्तराखंड मिला। उत्तराखंड में हमारे कुछ सपने थे, लेकिन आज भी वो सपने जस के तस है। आज भी पहाड़ और पहाड़ियों का दर्द वैसे का वैसा ही है। उत्तराखंड बनने के बाद 22 सालों में आखिर बदला क्या? स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है, आज भी बच्चे सड़क पर पैदा हो रहे हैं। शिक्षा की हालत बेहाल है, युवा बेरोजगार है। नशे की हालत यह है कि स्मैक अब पहाड़ों तक पहुंच गया है, यानी कि काले धंधे करने वाले खूब फल फूल रहे हैं। पलायन की समस्या मुंह पसारे खड़ी है। और तो और ये देखिएगा कि इस पर और किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब लोगों को क्या उम्मीद थी? हमारे युवाओं को पलायन कैसे रुकता? नौकरी से मिलता। पहाड़ों में सबसे ज्यादा जो आस होती है जो पहाड़ के बच्चों में, वो होती है सरकारी नौकरी से। सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है कि साहब वहां तो दलाल बैठे हुए हैं, डाका डाल रहे हैं लोगों के उसमें हक पर। हमारे पहाड़ी बच्चों के हकों पर डाका डाला जाता रहा। आज एक परीक्षा में नहीं, बता रहे हैं कि सभी परीक्षाओं में उत्तराखंड बनने के बाद इसी तरीके की धांधली की बात सामने निकल कर आ रही है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 2015 के बाद तो जितनी भी परीक्षाएं हुई, सबका पेपर लीक हुआ। एसटीएफ की जांच में लगातार खुलासा हो रहा है। जी आशीष जी,
ये देखना होगा कि हम हाकम मनराल केंद्रपाल के हाथों में खेल रहे हैं। हमने देखा कि उत्तराखंड बनने के बाद रसूखदार अफसर और नेताओं ने नेक्सस बना लिया, भलाई काटी, खूब संसाधनों को लूटा। इसके अलावा उत्तराखंड के विकास के लिए जो कार्य होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं हुए। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार पहल की, उनके पास शिकायत पहुंची, उन्होंने जांच के आदेश दिए। जांच के आदेश पाते ही जब जांच शुरू करी एजेंसी ने, तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते चले गए। हाकम रसोइये से 150 करोड़ 200 करोड़ की संपत्ति की बात आने लग गई। मनराल ठेला चलाता था, ठेला चलाने से उसकी संपत्ति 200 250 300 करोड़ की आने लग गई। केंद्रपाल जो यहाँ का है भी नहीं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यहाँ इतनी जबरदस्त नेक्सस की उत्तराखंड के पेपर को लीक करा रहा है। क्या होगा हमारे उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य? ऐसे में तो हालत बहुत से बदतर हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मामले हैं लगातार। और दीप भाई लगातार आप भी सारी चीजें देखते आ रहे हैं। आखिर उत्तराखंड के साथ ऐसा क्यों? बाहर से आए चंद लोग उत्तराखंड के युवाओं का हक डकार जाते हैं, डाका डाल लेते हैं, जैसे कि आशीष दयानी ने बोला। आज बात यह है कि उन युवाओं को इंसाफ कैसे मिलेगा, और आरोप प्रत्यारोप के बीच दीप भाई एक बात और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हैं, अभी आप भी बोलेंगे विधानसभा की नियुक्तियों को लेकर, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अगर उसमें भी कुछ घालमेल है तो फिर वो पहले विधानसभा अध्यक्ष से लेकर और अब तक की सभी की जांच की बात होनी चाहिए, और इस बात को सबको डंके की चोट पर आगे रखना भी चाहिए। दीप भाई, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण को लेकर, चाहे वो कोई भी हो, कि वास्तव में उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है? निश्चित तौर पर विडंबना है। अभी आंदोलनकारी हमारी बड़ी बहन ने वो दर्द बयां किया है जो हम सब ने झेला है, और जो उनका एक एक लफ्ज, एक एक शब्द वो सच्चाई का पात्र है। आज आपके चैनल पे चाहे कोई भी पार्टी रही हो, मैं दरगत राजनीति से ऊपर उठ के एक आंदोलनकारी होने के नाते भी मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन जहां तक आपने विधानसभा की बात करी, मैं यूकेएसएससी में बाद में बात करूंगा। हमने कहा है कि सन 2002 से लेके आज तक अगर कोई भी नियुक्ति हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी अध्यक्ष रहा हो, हमारा रहा हो, भाजपा का रहा हो या किसी और पार्टी का रहा हो, एक एक जांच होनी चाहिए। आज जब धामी 2 की सरकार से पहले धामी 1 पे कहा जा रहा था हम 22,000 नौकरी देंगे, लेकिन आज लिस्टें निकल के आ रही हैं, उसमें अभी तक जो सारी बातें निकल के आई हैं, भाई भतीजावाद और धर्म पत्नियां नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पे जांच हो। अगर हमारे आदमी ने गलत किया है तो वो भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए, अगर भाजपा के आदमी ने करा है वो भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और यूकेएसएससी ने जो हमने सचिवालय में हल्ला बोला, जो हमने गवर्नर हाउस में जाके हमें अरेस्ट किया गया, उसका आज नतीजा है कि सरकार प्रेशर में आई, उसकी जान माननीय मुख्यमंत्री जी को बिठानी पड़ी, और आज आप देख रहे हैं कि क्या हाल है। लेकिन अभी सिर्फ इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस वाले को पकड़ा है, लेकिन यूकेएसएससी में जो एजेंसी ये सब करा रही थी उसको अभी तक उस पे हाथ क्यों नहीं डाला गया, ये भी हमारा आरोप है। जब तक उस पे आरोप नहीं डालेंगे तब तक असली नेता का नहीं पता लगेगा, असली नौकरशाह का नहीं पता लगेगा किसके कहने पे ये हो रहा था। कौन एक 2-2 4-4 5-5 करोड़ रुपए यहाँ पे देके ये पेपर लीक कर रहा था। इतनी हैसियत किसकी हो गई थी कि एक उत्तराखंड में पेपर खरीदने के लिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि हमारे सन 2002 से लेकर आप तक जांच करा लीजिए। हमारा तीसरा आरोप है, इससे बड़ा घोटाला शिक्षा विभाग पे है। शिक्षा विभाग के हमने पूरे साक्ष्य जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, चाहे त्रिवेंद्र सरकार हो, इसमें हमारे पूर्व प्रदेशक गोदयाल जी ने, उन्होंने कहा हमारा कोई आदमी होता है शिक्षा विभाग में 40-40 लाख और 25-25 लाख में नौकरी दी है। हमारे भी शिक्षा मंत्री रहे, अगर उन्होंने भी ऐसा किया है उन पे भी हाथ डाला जाए। हम तो आपको कह रहे हैं, लेकिन अब हमें कहा जाता है कि तोता मैना, कि ये सीबीआई की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं तोता है,
तो भैया हम तो यही कहेंगे, आपका तोता है या कौवा है, मैंने आप करवाइए ना, आप आगे आइए, क्यों भाग रहे हैं? अगर लाल किले से प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं तो उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को इन 3 चीजों पे, चाहे विधानसभा हो, शिक्षा विभाग हो और साथ ही UKSSSC, इसमें CBI जांच बैठा देनी चाहिए। कभी तो न्याय मिलेगा, कभी तो न्याय मिलेगा युवाओं को, लेकिन नहीं करना है। भटका रहे हैं मुद्दे को काफी, कराइए ना, आइए आगे। अगर हमारा आदमी है डालिए अंदर, हम तो तैयार हैं, लेकिन अपने आदमियों को बचाने के लिए कांग्रेस पे वार मत कीजिए कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, और कांग्रेस का नाम लेके आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। आपको किसी ने हक नहीं दिया कि कांग्रेस को गलिया गलिया के आपके नेता भ्रष्टाचार कर सके। आज भाजपा के नेताओं ने, इनकी जो पूरी मंडली दिल्ली में बैठी है, उन्होंने विधायकों का बोलना बंद करा दिया है, क्योंकि 2 विधायक मुखर हो गए थे प्रेमचंद जी के खिलाफ, चाहे राजपुर के विधायक हो चाहे दूसरे विधायक हो। क्यों उनका मुंह बंद कर दिया गया? बोलने दीजिए ना, डेमोक्रेसी है ना आपकी पार्टी में, अनुशासन। तो अनुशासन तब पैदा होगा जब सच्चाई बयां करेंगे तुम्हारे विधायक। तुम्हारे विधायकों ने जांच की मांग करी तो उनका मुंह सिल दिया गया। तो ये हो रहा है इस प्रदेश में। हम तो आपसे कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके फॉलोअर्स है वो भी सुन रहे होंगे, अगर हम गलत है हमें भी अंदर डालिए, लेकिन हमारा नाम लेके ये बच नहीं सकते। चलिए, बिल्कुल। नीरज भाई, दीप जी ने भी बोला और शिक्षा की बात भी इन्होंने की। चलिए उसको थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल लेते हैं नीरज भाई, क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं लगातार। और उसके बाद हम क्योंकि हमारे साथ शादाब शम्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे हैं, लगातार लिख भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उनके पास आएंगे। पर नीरज भाई, यहाँ शिक्षा की बात की है दीप बोरा जी ने। एक SIT का गठन कुछ समय पहले हुआ था नीरज भाई, वो भी बहुत बड़ा घोटाला खुला, मतलब पूरा नहीं खुला पर खुला, जिसे कहा गया छात्रवृत्ति घोटाला। अगर सबके संज्ञान में हो, और आशीष भी उस बात से सहमत होंगे, वो भी एक बड़ा घोटाला था, छात्रवृत्ति घोटाला। बड़ा हल्ला मचा, मांगे हुई CBI की, लेकिन SIT तक सीमित रहा। बहुत गिरफ्तारियां हुई उसमें, बड़े बड़े दिग्गजों की गिरफ्तारियां हुई उसमें। तो यहां लगातार ये सब चीजें सामने आती रही हैं, और अभी मामला जो है वो सीधा सीधा युवाओं से जुड़ा है, और वो भी ऐसे युवाओं से जो लगातार तैयारियां की, जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। 30-35 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, करोड़ रुपया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास दिमाग था, बैठे हैं। तो क्या CBI समाधान है? एक बात, क्या CBI इंसाफ दिला देगी, या जो वास्तविक लोग हैं वो सामने आए? क्योंकि एक और सवाल यहां रहता है कि जैसे SIT छात्रवृत्ति घोटाले पर रही, और उसके बाद रिजल्ट उसके आज भी, और वो भी किसी ने नहीं बनाई थी, हाईकोर्ट ने बनाई थी, कोई उसका श्रेय लेने की कोशिश भी ना करे, तो उसका रिजल्ट भी सबके सामने है। तो शायद ये सवाल भी हो कि ऐसी ही SIT का हर्ष ना हो जाए। नीरज भाई, कैसे देखते हैं आप दोनों तीनों मैटर्स को? और यहां एक बात और नीरज भाई, जो दीप भाई ने बोली कि हमारा आदमी हो उसकी भी जांच होनी चाहिए, तो सबकी जांच होनी चाहिए। फिर वो जो भर्ती वाला एक और बैकडोर भर्ती वाला मामला है, संजय भाई, सबसे पहले तो जो हमारी आंदोलनकारी बहन या पैनलिस्ट के रूप में बैठी हैं, जो उन्होंने आंदोलन के समय की अपनी जो बातें कही और जो पीड़ा व्यक्त की, वो बिल्कुल 100% सत्य है। क्योंकि संयोग से 1990-91 के दौर में ही हमने पत्रकारिता शुरू करी थी, और उसी के बाद उत्तराखंड आंदोलन जो है तेजी से बहुत आक्रामक रूप से आगे बढ़ा, और उसका केंद्र बिंदु देहरादून ही होता था। तो उस नाते जब आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन करते थे तो हम लोग कवरेज करने के लिए जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे हम जमीन पर। तो
जब धरना प्रदर्शन होता था तो जब पुलिस जवाबी कार्रवाई करती थी तो पथराव भी होता था, लाठी चार्ज भी होता था, पानी की बौछारें भी पड़ती थी। उस दौरान कई बार हम लोगों को भी पत्थर पड़े, हम भी चोटिल होते थे। तो हम देखते थे हमारी माताएँ, बहनें, हमारे भाई किस तरीके से घर-बार छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने जो है तमाम तरह की यातनाएँ झेली। और सिर्फ इसलिए कि एक बार राज्य बन जाए, क्योंकि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय इतना बड़ा राज्य था कि लखनऊ में बैठे जो हमारे राजनेता थे या जो शासन के लोग थे, उनकी नज़र ही नहीं पड़ती थी इस पिछड़े हुए क्षेत्र पर। तो यही था कि एक छोटा राज्य बनेगा, नज़दीक में लोग बैठेंगे, अपनी एक सरकार होगी, तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ जिस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, जल-जंगल, पहाड़ है, उस तरीके से विकास होगा। हम भी उस तरह से खुशहाल होंगे, जैसे और लोगों को बड़े शहरों में सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, उस तरीके से हमें भी मिलेंगी। ये एक सपना देखा था, दिखाया गया था सपना। लेकिन वो सपना जो है वो कहें कि मतलब उस सपने के साथ भी एक किस्म से जो हमारे जो नीति निर्धारक हैं, उन्होंने किस्म से छल किया। वो सपना ज़मीन पर नज़र नहीं आया। तो ये पीड़ा जो उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा से मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ क्योंकि हमने उस दौर को देखा है। अब बात आई कि 22 वर्ष हो गए उत्तराखंड को बने हुए। अब 22 वर्षों में आप देखें कि अब जाँच के अलावा हमारे पास चारा भी क्या है? अब आप ये देखें कि सारी चीज़ें एक-एक करके बाहर आ रही हैं। इतना कुछ सामने आ गया है कि ये जो चाहे सरकारी नियुक्तियों में जो भर्ती घोटाले की बात हो, एसआईटी जिस तरीके से जाँच दर जाँच आगे बढ़ाती जा रही है, चीज़ें खुलती चली आ रही है कि किस तरीके से यहाँ युवाओं के साथ छल हुआ, पैसे के बलबूते पर और रसूखदारों के बलबूते पर तमाम उन लोगों को ही नौकरियाँ मिली जिन्होंने पैसा दिया या जिनका रसूख था या जिनके अच्छे ऊपर संबंध थे, ऐसे लोगों को मिली। जो आम युवा यहाँ का जो पढ़ा लिखा है या योग्य है, जो जो बेचारा एक आस लगाए बैठा था कि भई मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं परीक्षा दूँगा, मुझे आज या कल सरकारी नौकरी मिलेगी। क्योंकि यहाँ और रोज़गार के कोई दूसरे साधन नहीं है। आपने देखा होगा कि तमाम सरकारों ने यहाँ इंडस्ट्री को, उद्योगों को लाने की कोशिश करी अपने-अपने तौर तरीकों से, लेकिन उस तरीके से इंडस्ट्री आई नहीं, जब प्राइवेट सेक्टर आया नहीं, तो एक ही माध्यम बचता था सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरियाँ पहले निकलती कम थी और जो निकली भी हैं अगर वो भी अपने चहेतों को और पैसे के बलबूते पे और नकल के बलबूते पे उन्हीं लोगों को, चंद लोगों को चली गई, तो बेचारा जो मध्यम वर्ग का, गरीब परिवार का बच्चा जो मेहनत कर रहा है, पढ़ लिख रहा है, जैसे-तैसे अपने संसाधनों से आगे बढ़ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? तो ये अब सारी चीज़ें खुल के आ गई और अभी जो बात आ रही थी कि अब विधानसभा में नियुक्तियों की बात चल रही है। ये सबसे बड़ा जो है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। शर्मनाक इसलिए कहूँगा कि जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो अ अवाम के लिए कायदे कानून बनाते हैं और जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। अगर लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर में इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और इस तरह के भ्रष्टाचार की चर्चाएँ होंगी और इस तरह की भ्रष्टाचार की बातें सामने आएँगी, तो आम जनता पर उसका क्या ट्रस्ट रह जाएगा? आम जनता किस पर भरोसा करेगी, किस पर विश्वास करेगी कि वहाँ पर भी इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि मंत्रियों की, विधायकों की और मुख्यमंत्री की या कहीं के किसी के राज्यपाल की या और दूसरे रिश्तेदारों की बातें निकल के आएँगी कि भई उन लोगों को ही जो है सिफारिश से नौकरी दी जा रही है। आम लोग और गैर कानूनी तरीके से सबसे बड़ी बात है कि नियमों को ताक कर रखकर जो संस्था सबके लिए कायदे कानून बनाती है, जहाँ शपथ ली जाती है कि हम संविधान पर की शपथ लेके कहते हैं कि हम जो करेंगे सही करेंगे और राज्य के हित में करेंगे। अगर वहाँ पर भी इस तरह की सब चीज़ें आ रही हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मनाक भी मैं कहूँगा इसे। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई हमने पिछले 22 वर्षों में देखा है कि तमाम घोटाले हुए यहाँ पर, बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए। जैसा कि आपने अभी कहा कि छात्रवृत्ति घोटाला भी जो है, वो भी 400-500 रुपए के करोड़ रुपए का घोटाला कहा जा रहा था। और एक बात आपने सही कही, वो हमारी भी जानकारी में है कि किसी भी सरकार ने उस घोटाले की जाँच की बात नहीं कही। नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका लगी और नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश से ही जो है, वो छात्रवृत्ति घोटाले में जो है जाँच हुई और एसआईटी गठित हुई। लेकिन उस जाँच में भी पहले शासन स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने जाँच की, पुष्टि हो गई कि गड़बड़ घोटाला हुआ, जो हमारे वाजिब हकदार थे छात्रवृत्ति के, उनके हक पर डाका डाला गया, उनको छात्रवृत्ति ना मिलके और संपन्न लोगों के खाते में छात्रवृत्ति गई। बहुत बड़ा एक घोटाला, गड़बड़-जाला सामने निकल के आया, लेकिन सरकार ने जब एसआईटी जाँच कराई, तो उसमें भी जाँच दर जाँच आगे बढ़ती चली गई। कुछ लोगों की अरेस्टिंग होती रही, काफ़ी लोगों की अरेस्टिंग होती रही, लेकिन सवाल ये निकल के आया कि इसके पीछे के जो बड़े मास्टरमाइंड हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो राजनेता हैं, तमाम बड़े लोग हैं, वो भी सामने आने चाहिए। लेकिन वो जाँच उस तरीके से थोड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी, लेकिन आगे जाके वो जाँच बिल्कुल खत्म हो गई और मर गई। एक और घोटाला हुआ था बहुत बड़ा,
उसको भी बहुत बहुत बड़ा उजागर, वो टॉप लेवल पर उजागर, NH-74 भूमि अधिकरण घोटाला, जी उसको, उसका भी श्रेय जो है नैनीताल हाई कोर्ट पे जाता है। वो भी नैनीताल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे ही वो घोटाला जो है उसमें भी जांच सेटअप हुई। बात शुरू में ये निकल के आई कि साहब उसमें सीबीआई जांच भी होगी, सरकार सीबीआई जांच की और सिफारिश भी पहली करेगी बार सरकार। 2 आईएएस, नीरज भाई, 2 जी आईएएस पे कार्रवाई हुई हाँ थी पहली बार हाँ उत्तराखंड बिल्कुल, में। उसमें कार्रवाई हुई और हमारे जो उसमें, आपको याद होगा, उधम सिंह नगर के जो एसएसपी थे बहुत कर्मठ और बहुत ईमानदार अफसर थे, जिनको ये जांच सौंपी गई, जिनकी देखरेख में जांच आगे बढ़ रही थी, दाते साहब, आप जी प्रतिनिधि भी बाहर सदानंद चले दाते गए। जी। हाँ, सदानंद दाते साहब, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से, बहुत तेजी से, बहुत ईमानदारी से इस पे काम करा। और जब दो आईएएस निलंबित हुए तो एक बार को बहुत विश्वास और बहुत ट्रस्ट हो गया कि सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे के मास्टरमाइंड के सामने आएंगे। लेकिन तमाम नीचे के लोग, एलाइड सर्विसेज के लोग, तहसीलदार स्तर के लोग और तमाम लोग पकड़े भी गए उसमें, बहुत सारी चीजें। बाद में वो जो 2 आईएएस थे वो भी बहाल हो गए, वो जांच भी आगे जाके रुक गई। तो पीछे के जो मास्टरमाइंड थे वो सामने नहीं आए। अब जो जांच हो रही है, ये अब तक की सबसे बड़ी जांच है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मैंने 22 वर्षों में देखा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। लेकिन लोगों के मन में संदेह इस बात का आ रहा है कि जो पिछली 2 जांचों में जी एसआईटी ने जिस बिल्कुल। तरीके से, उस बात को लेके एक बड़ा संदेह उभर के आ रहा है कि कहीं आगे जाके ये जांच भी कहीं ठंडे बस्ते में ना चले जाए। और जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जो बड़े इसके पीछे खेल खेलने वाले लोग हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि सोर्सेस अभी बता रहे हैं कि बहुत सारे बड़े लोग हैं इसके बीच में, जिनका नाम अभी सामने नहीं आया। तो जांच पहुंचते-पहुंचते कहीं वहां तक जाके जांच ठंडी ना पड़ जाए। लोगों के मन में संदेह है उन पुरानी जांचों को लेकर, पुराने इतिहास को लेकर, इसीलिए लोग सीबीआई की बात कर रहे हैं या और किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराने की बात कर रहे हैं। एक ये बड़ा सवाल है। और नहीं दूसरा बिल्कुल जो, नीरज भाई, यही ये एक बड़ी बात है, जो बहुत सारी चीजें हैं कि आखिर जी वही हम भी कह रहे हैं कि जो पिछला अनुभव है शायद वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो इस कारण इसकी बात हो रही है। जाइएगा नहीं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा खास में बात कर रहे हैं उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर, और उस पर जो रार वहाँ मची हुई है उसी पर हमारे आज सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शादाब भाई, सभी लोगों का आपने सुना। देखिए मामला बहुत बड़ा है, उत्तराखंड का युवा सदमे में है, देख रहा है कि ये हुआ क्या कहेंगे आप? सभी लोगों का आपने सुना, द्वारिका जी को भी सुना आपने, आशीष ध्यानी को भी सुना, दीप बोरा जी से भी आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी। अच्छी बात यह कि दीप बोरा ने एक चीज़ कही कि आज मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं, दल कोई भी हो, बात युवाओं की है तो हर कोई उत्तराखंडी है। जी शादा भाई। संजय भाई, इसमें कोई शक नहीं है, आज बहुत सेंसिटिव मुद्दा ये है। और मैं आदरणीय द्वारका दीदी को सुन रहा था, उन्होंने कलेजा निकाल के बाहर रखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़े आंदोलन से हम लोग निकल के आए, बहुत कुर्बानियां दी, बहुत तकलीफें सही, बहुत दुख दर्द सहे, तब जाके उत्तराखंड मिला। अपने सामने जब उत्तराखंड में इस तरह की हालात को देखते हैं तो दर्द होता है। अच्छी बात यह है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक आंदोलनकारी युवा मुख्यमंत्री है और उन्होंने 4-5 रोज पहले हम लोगों को बुलाया हुआ था, आवास पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने कहा, बहुत ईमानदारी के साथ वो इस बात को कह रहे थे कि मैं रहूं न रहूं, ये उत्तराखंड रहना चाहिए। राजनीति अपनी जगह, लेकिन इस उत्तराखंड से जितना भी भ्रष्टाचार यहाँ है, इसे साफ करने का बीड़ा हमने उठाया, हम छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। भ्रष्टाचारी होता, वो ना तेरा होता है ना मेरा होता है। और हमने साबित किया, सिर्फ कहा नहीं। कुछ लोग तो केवल बातें करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से डिफेंसिव हो जाते हैं। हमने देखा हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की और ये कह दिया, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा जो मेरे उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने की कोशिश करेगा, हम छोड़ेंगे।
युवा मुख्यमंत्री ने कहा एक एक भ्रष्टाचारी को पाताल के अंदर भी घुस जाएगा तो घसीट के लेके बाहर लेके आएंगे और एक्सपोज करेंगे, सलाखों के पीछे डालने की जिम्मेदारी हमारी। उत्तराखंड की जनता ने जो विश्वास किया है उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने का इम्तिहान युवा मुख्यमंत्री का भी है, हमारी सरकार का भी। हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चला रहे हैं। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में धामी जी, और हम सिर्फ नाम के लिए से भ्रष्टाचार नहीं कहते। मैं सुन रहा था दीप जी को, उन्होंने कहा हमने मांग उठाई। अरे विपक्ष की आवाज को कौन सुनता है? ये मेरे मुख्यमंत्री की आवाज थी। आप तो बाद में बोले, उससे पहले युवा मुख्यमंत्री ये मन बना चुके थे छोड़ेंगे नहीं। और ये ईमानदारी होनी चाहिए। विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अगर आप एसटीएफ की तारीफ कर रहे हैं कि 28-29 लोग एसटीएफ ने बंद कर दिए, तो आपको यह भी कहना चाहिए कि इसके पीछे युवा मुख्यमंत्री हैं। बधाई देनी चाहिए युवा मुख्यमंत्री को कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, बिना भेदभाव के आगे बढ़ा रहे हैं। आपसे हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड का सर नहीं झुकने दीजिएगा। जो होगा आपकी ताकत के साथ पूरा विपक्ष, पूरी उत्तराखंड की जनता आपके पीछे खड़ी हुई नजर आएगी। तो हमें लगता है कि आप ईमानदार हैं। ये कुछ अच्छी बातें आई, कह रहे जी भ्रष्टाचार हो रहा है और हमने कहा है कि सारी जांच होनी चाहिए। अरे आप तो अब बोलेंगे क्योंकि युवा मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि जांच होनी चाहिए। छोड़ेंगे थोड़ी, आप कहेंगे भी कि हमें छोड़ दो, हमारे नेताओं को छोड़ दो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। कौन सा हम छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आपका हो या हमारा हो। कोई ईमानदारी, किसी तरह की इसमें बेईमानी नहीं बरती जाएगी। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कितना बड़ा हो, कितना बड़ा सफेद पोश हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, घसीट के लाएंगे। ये तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे। ये मेरे मुख्यमंत्री के शब्द हैं, शादाब शम्स के नहीं। दूसरा, आपने कई सवाल उठाए। आपने कहा NH-74 घोटाला हुआ, हमने तो नहीं किया था। घोटाला जिन्होंने किया, हमने सब लोगों ने देखा किस तरह से हमने सलाखों के पीछे डाला। अभी समाप्त नहीं हो गया घोटाला। NH-74 का पैसा जो किसानों के पास गया, उस किसानों ने कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट में पैसा डाला। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कांग्रेस ने क्या किया, किस मुंह से आज ईमानदारी की बात कांग्रेस कर रही है। उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और उन किसानों से पैसा किस बुनियाद पर लिया जो NH-74 में संलिप्त थे, ये बताना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को। अगर ईमानदार हो तो घर से सफाई शुरू करो ना, फिर बोलो। दीप भाई आपके पास आऊंगा, जवाब आप ही से लूंगा। दीप भाई चिंता ना करें, आ रहा हूं जी। बोलिए शादाब भाई, बोलिए जल्दी जी। इन्होंने कहा छात्रवृत्ति घोटाला। छात्रवृत्ति घोटाले में हमने कोई संकोच जरा सा भी मेरे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने या तत्कालीन सरकार ने नहीं दिखाया। एक एक आदमी के ऊपर कार्रवाई की। अगर उन्हें राहत मिली तो माननीय न्यायालय ने राहत दी और न्यायालय ने कहा पैसे जमा कराओ, तब तक के लिए बेल देते हैं जितने पैसे का आप लोगों पे छात्रवृत्ति का आरोप। उन लोगों ने पैसे जमा कराए, वो बेल पे हैं, कोर्ट से बेल पे हैं। हमारी सरकार से किसी को राहत नहीं मिली। इसे कहते हैं 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार। यह है ईमानदार सरकार। इन्होंने कहा, बहुत ईमानदारी के साथ बात कर रहे थे, 158 भर्ती। हम ये कह रहे ये क्या हुआ? कांग्रेस के नेता तो डिफेंड भी कर रहे हैं कुंजवाल जी को। हमने कहा 2002 में जो आपने बुनियाद डाली भ्रष्टाचार की, आपने शुरुआत की, भर्ती आपने शुरू की। उसके बाद हमने कहा जब कुंजवाल जी के दौर में भर्ती चल रही थी, हमने ऑब्जेक्शन किए। आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफिकेट जनता को दिखाए, हमें दिखाए और कहा ये सही है। हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर कल वो सही था तो आज गलत कैसे हो गया? और आज अगर गलत है तो कल सही कैसे था? 2002 से लेके आज तक या तो सारा गलत है या सारा सही है। ये विशेषाधिकार जनरल खंडूरी जी की सुपुत्री, हम सौभाग्यशाली हैं कि वो आज विधानसभा के अध्यक्षा हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे उनके पिता ने ईमानदारी से काम करके दिखाया, वो भी उस नेक रास्ते पे ईमानदारी से शादाब भाई लगता है कि 2002 से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और हम ये कह रहे हैं, मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि वो संवैधानिक पीठ है, हमारी सरकार से बाहर का विषय है, लेकिन कहा जिस सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम साथ खड़े हैं और हमें उम्मीद है बहुत ईमानदारी के साथ निर्णय होगा। चलिए शादाब भाई, ये एक बड़ी बात है, बड़ी चीज आपने क्लियर की। मैं एक एक बार सबके पास आता हूं। शादाब भाई अंतिम में आपसे लूंगा। द्वारिका जी एक बात जल्दी से अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी बातें आज कही, नीरज जी ने भी एक मामला कहा, NH-74, छात्रवृत्ति घोटाला, भर्ती घोटाला, विधानसभा भर्ती का एक और मामला। आपको नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं? या तो एक काम किया जाए कि किसी भी हाई कोर्ट के
जो निगरानी में जांच करा दी जाए, और या फिर सारे के सारे मामलों को सीबीआई को दे दिए जाए कि भाई जल्दी से जल्दी, और एक टाइम बाउंड दे दिया जाए? क्या लगता है आपको कि होना चाहिए अब तो? संजय जी, केवल 30 सेकंड लूंगा, आपके पास ही आऊंगा। एक बार मैं इतनी बात कह के बात को समाप्त कर रहा हूँ जी। ये जो छल की राजनीति कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है कि हाँ। सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ तो आप कहते हो सीबीआई और ईडी तोता है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम कल सीबीआई जांच कराएंगे, आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल शादा भाई है आपके पास, इसका जवाब लेंगे। जरा एक बार पहले इनसे ले लेता हूं मैं। जी द्वारिका जी, क्या राय है आपकी? हाँ जी, मेरा ये कहना है कि ये जैसे ये लड़ रहे हैं आपस में कि तुम्हारे इतने हमारे इतने, मैंने इतने भर्ती हुए तो हमने इतने भर्ती, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, और बड़े उससे जो है शर्म भी नहीं आ रही और हंस के मुस्कुरा के ये लोग बोल रहे हैं। तो हम उसमें तो ये जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री क्योंकि सचमुच वो आंदोलनकारी हैं और वो आंदोलनकारियों का साथ दे रहे हैं, जैसे कि आपने कहा शहादात जी ने कि उन्होंने ऐसे बोला है कि मैं आखिरी दम तक जो है उत्तराखंड की जो है उसके लिए काम करूँगा। तो अगर वो इस तरह इसी उसमें डटे रहते तो सारे उत्तराखंड के लोग जो है, जितने भी युवा हैं, इसमें जो है बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए और सीबीआई को दो, जिसमें बिल्कुल ऐसे ना हो फिर वही वाला बवाल ना हो कि इधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन सभी को दे दी जाए, कहाँ से देंगे पैसा? सभी को दे दी जाए मुख्यमंत्री। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बिल्कुल। हाँ, आशीष द्वारिका जी भी कह रही हैं, हमारा ये अनुरोध है। आशीष एक चीज बताइए आशीष, क्योंकि मामले बहुत सारे हैं, जिन जिन चीजों में एसआईटी ने काम किया, एसआईटी ने जब जब गठित हुई है बहुत अच्छा कार्य किया, उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन फिर एक ही जांच सीबीआई को क्यों जाए? आशीष क्या कहेंगे आप? बड़ा सवाल है। संजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जो लोग नौकरी में भ्रष्टाचार करके आए हैं, हाँ, तो वो भ्रष्टाचार कहाँ से मिटाएंगे? सिस्टम में जब भ्रष्टाचारी ही बैठे हुए हैं, मतलब वो खुद ही पैसे देकर आए हुए हैं, तो वो कैसे पैसे नहीं लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है पहले तो, कि सिस्टम से आप भ्रष्टाचार को मिटाओगे कैसे? दूसरा सवाल आया आपका कि जांच सीबीआई से करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जांच सीबीआई करे, जांच एसटीएफ करे, जांच कोई भी करे, हमारी मंशा साफ होनी चाहिए कि जांच का हम बाकी रिजल्ट चाहते हैं। जांचें पहले भी हुई, पहले भी जांचें हुई, एनएच की जांच हुई, आपकी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच हुई, काफी जांचें हुई, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है? आपने बताया कि अधिकारी सस्पेंड हो गए, आज वो अधिकारी कहां पर है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि हाकम मनराल और ये जो केंद्रपाल, जो उसमें मास्टरमाइंड बताया गया, हाकम गढ़वाल से बताया गया, मनराल कुमाऊं से बताया गया, केंद्रपाल धामपुर से बताया गया, 2015 से लूट कर रहे थे। कहां सोए थे भाई हमारे सिस्टम के सारे लोग? कैसे सिस्टम कोलैप्स हो रहा था लगातार, और जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो कहां थे? 2016 में पहली बार लेटर लिख दिया गया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ी है। उस जांच का क्या हुआ? 2020 में हाकम के खिलाफ मंगलौर में बाय नेम मुकदमा दर्ज हुआ, उसका नाम 2021 में निकल गया। भाई कैसे निकला? कौन लोग उसको पनाह दे रहे थे, कौन लोग उसको संरक्षण दे रहे थे? हमें बिल्कुल साफ मंशा के साथ जांच करनी पड़ेगी। जांच चाहे सीबीआई करे, जांच चाहे हमारी पुलिस की कोई एजेंसी करे, या कोई और वो करे, हाईकोर्ट की जज से करे, लेकिन हमें केवल बहसों तक और इस तक नहीं रहना पड़ेगा। हमें इससे आगे बढ़कर बिल्कुल साफ साफ पर आशीष, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर जांच एक एसआईटी वाली विधानसभा की नियुक्ति में तो इतनी जबरदस्त बंदरबाट है आशीष, ना भाजपा ना कांग्रेस। हाँ आशीष, अगर जांच ये बात हो रही है कि भर्ती घोटाले की हो, तो जांच छात्रवृत्ति घोटाले की क्यों ना हो? जांच फिर NH 74 घोटाले की क्यों ना हो? जांच फिर जो दरोगा भर्ती है जिस पर एसआईटी गठित हुई है उसकी क्यों ना हो? एक ही साथ सबको दी जाए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जांच 2002 से होनी चाहिए। 2002 से जितनी भर्तियां हुई सबकी जांच होनी चाहिए। ऐसी तो सूचनाएं चल रही है कि 2007 में भी जो भर्ती हुई थी दरोगाओं की, उसमें भी घोटाला हुआ था। चलिए, ये भी बड़ा सवाल है, नीरज से भी लेते हैं क्योंकि समय कम है। नीरज भाई जल्दी से अपनी बात रखिएगा कि आखिर जब जांचों की बात है, दीप भाई इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं सीधा, 2 मिनट नीरज भाई को दे रहा हूं। नीरज भाई, आखिर जब मामले इतने सारे हैं, इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं, तो फिर जांचें हो तो फिर सभी की हो चीजों की। ये ना हो कि आज केवल हम कहें कि छात्रवृत्ति घोटाले को छोड़ दो, NH 74 को छोड़ दो और केवल भर्ती घोटाले को पकड़ लो। क्या कहेंगे नीरज भाई?
जल्दी से अपनी बात संजय रखिएगा जी। संजय भाई, सबसे पहले तो विधानसभा में नियुक्तियों की बात में आता हूँ जी। कि विधानसभा में जो नियुक्तियों की बात हो रही है, तो मेरा अपना मानना यह है कि विधानसभा में राज्य गठन के बाद 5 स्पीकर रहे हैं जी। विधानसभा अध्यक्ष। दिवंगत प्रकाश पंत जी, यशपाल आर्य जी, हरबंस कपूर जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी। इनके पांचों कार्यकाल के दौरान जो है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किसी भी उच्च संस्था से ये स्पीकर को अधिकार है इस बात का कि इस तरीके से दूध का दूध पानी का पानी अगर आपने करना है, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस के, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश कुडियाल भी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं इस बात का कि मैं स्पीकर से अनुरोध करूंगा कि पांचों जो अध्यक्ष रहे हैं उनके कार्यकाल खंड की जो है जांच होनी चाहिए और जांच टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है, बहुत विश्वास है, क्योंकि अभी तक सरकार ने जो भ्रष्टाचार पे चोट की है, जो मुख्यमंत्री जी ने एसटीएफ गठित की थी, इस एसटीएफ ने जो काम किया है वो बड़ा सार्थक और सराहनीय रहा है, तो लोगों की उम्मीदें बहुत बंध गई हैं। अब सरकार को ये चाहिए कि सरकार का जो इकबाल लोगों पे बना हुआ है, ये इकबाल कायम रहे। सरकार एक बड़ी नजीर पेश करे, एक बड़ी लकीर खींचे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चाहे बड़े से बड़े मास्टरमाइंड क्यों ना हो, बड़े गिरोहबंद लोग क्यों ना हो, वो सब सामने आने चाहिए और जितने भी लोगों ने गलत तरीके से नौकरी पाई है सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सब लोग बाहर होने चाहिए। आप एक बड़ी नजीर पेश करोगे तभी उत्तराखंड में और नीरज भाई सभी घोटालों की जांच होनी चाहिए सीबीआई से, सब ट्रांसफर होने चाहिए क्योंकि सारे बड़े मामले हैं। बिल्कुल बड़े मामले हैं, सबका दूध का दूध पानी तभी होगा जब बिल्कुल साफ नीयत से, साफ मंशा से आप पूरी पारदर्शी तरीके। चलिए दीप भाई जल्दी से 4 मिनट आपके पास है, रखिए अपनी बात। देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने एनएच की बात की, सबसे बड़ा भद्दा मजाक त्रिवेंद्र सरकार का एनएच घोटाला। देख लिया ना अधिकारी कहाँ है, और ये हमसे बात कर रहे हैं भैया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष आज तुम्हारे पाले में है, उनसे जरा पूछो बिठा के, एसआईटी भेजो या अपना प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजो, मुख्यमंत्री को, कि कौन से पैसे आए उसमें। साइनिंग अथॉरिटी प्रदेश अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय जी, तो डाल दो अगर उनको भी सलाखों में, अभी तक क्यों नहीं डाला। तो ये भद्दा मजाक जो एनएच घोटाले में किया है। छात्रवृत्ति घोटाले की बात करते हैं, सारे भाजपा के नेताओं के इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे सहारनपुर से लेके यहाँ तक उनके बेटों के इंस्टीट्यूट हैं, और ये मजाक कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इन सब की प्रेमचंद अग्रवाल जी ने नियुक्ति करी थी। उनको वित्तीय सचिव ने, वहां पे वित्तीय सचिव ने अनुमोदन नहीं दिया उनकी तनख्वाहों के लिए। जब ये दोबारा इनकी सरकार बनी, इन्होंने, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने वित्त ले लिया किसी तरह, आते ही पहली वो 158 लोगों की फाइल साइन करी, और यहाँ बड़े बड़े ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए पढ़े जा रहे हैं। हम तो उनका धन्यवाद कर चुके हैं इसके लिए, लेकिन ऐसे पढ़ने को नहीं कहा। जो मैंने आरोप लगाए शिक्षा विभाग के और प्रेमचंद अग्रवाल जी पे लगा रहा हूं, ये साक्ष्य हमने दिए हैं। ये वित्त की फाइल धामी 2 में साइन हुई है, तो धामी 2 जो है सरकार है, इस पे कार्रवाई कब करेगी। वित्त के अधिकार और तनख्वाहें तुमने उनको 5-5 महीने की इकट्ठी दी है, ये हमारा आरोप है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। शादा भाई आप जवाब दीजिए, 4 मिनट आपके पास भी हैं, बोलिए। बहुत धन्यवाद। 2-3 चीजें आई। ये जो नेक्सस खुला है, जिसे हम नकल का नेक्सस कहेंगे, ये जिस दिन से उत्तराखंड बना, लोगों को लगा उत्तराखंड सीधे साधे लोग हैं, हमारी भ्रष्टाचार की दुकान बढ़िया चल जाएगी। कब से चल रहा होगा? अभी ये इसकी परतें खुलनी बाकी है कि कब से ये चल रहा था। अभी तो ये निकल के आ रहा है कि 29 लोग पकड़े गए, लेकिन ये कितनी भर्तियां इन्होंने कराई, कितने पेपर इनके पास आए, जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक पकड़ा गया ये, और ये तार यहाँ से नहीं, ये कई अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं। मैं तो बधाई दूंगा एसटीएफ को कि उन्होंने दमदार तरीके से काम किया और पूरी ईमानदारी के साथ मेरी सरकार ने रिजल्ट दिया। और माननीय युवा मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी कराएंगे, हम पीछे भागने वाले नहीं है, हमारी नियत साफ है। और इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि अब लग रहा है कि क्योंकि अलग अलग स्टेट से भी इसके तार जुड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं, जिस मामले में जो इन्वॉल्व होगा घसीट के लाएंगे। बहुत अच्छी बात कही दी भाई ने कि आपने NH-74 में जो अधिकारी थे वो तो बाहर आ गए, बेल पे बाहर हैं, कोर्ट से राहत मिली तो बाहर है, हम नहीं लेके आए, और अभी मामला चल रहा है। किसी को बेल मिल जाए, किसी को रिलैक्सेशन मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बाइज्जत बरी हो गए और उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, छोड़ेंगे नहीं एक को भी।
जो भी मेरे उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने की कोशिश कर रहा है, हम लूटने और लुटवाने वाले नहीं है कि हम लूट लो इस प्रदेश को, हम देखेंगे नहीं, हम तो देखेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, उत्तराखंड के लोगों ने जिम्मेदारी दी है, पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इन्होंने कहा NH-74 में अध्यक्ष कौन थे? कोषाध्यक्ष रांगड़ जी थे। अध्यक्ष तो आवाज तब भी उठा रहे थे आपके, आपने सुनी नहीं। और बता दीजिए, कांग्रेस का कोष स्पेशल अकाउंट खोला गया, उसमें पैसे आए, बच नहीं सकते ये कह के कि हम जान बचा के भाग जाएंगे और हम कहने वाले नहीं है। रांगड़ जी कोषाध्यक्ष थे, आपने उन्हें स्पेशल कोषाध्यक्ष बनाया, चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल किया, NH-74 का पैसा था, जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि उत्तराखंड के अंदर गड़बड़ झाला लगातार चलता आया है, बिल्कुल चला है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को उत्तराखंड में लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। अगर मैं कहूं भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक शब्द के दो मायने हैं तो गलत नहीं हो। आपने लगा दिया खून भ्रष्टाचार उत्तराखंड के लोगों के मुंह। यहाँ लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे, यहाँ तो ईमानदार लोग रहते थे। आपने इतना भ्रष्टाचार मुंह लगाया, आज छांटना पड़ रहा है हमारा कौन और भ्रष्टाचारी कौन। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं आपके चैनल पे, बहुत ईमानदारी से अपने युवा मुख्यमंत्री के शब्दों को आपके सामने रख रहा हूं। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा, हम रहे ना रहे, ये प्रदेश रहना चाहिए, हम राजनीति में रहे ना रहे, उत्तराखंड को लुटने नहीं देंगे। कोई सरकारें ऐसी रही होंगी जो ये चाहती होंगी कि आप लूट लो, शेल्टर दे देंगे अपराधी को। यहाँ तो अगर सगा भाई भी होगा तो गर्दन से टांग देंगे, लटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कानून अपना काम करेगा, किसी को रोका नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं उत्तराखंड की जनता को और तमाम पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, आदरणीय आंदोलनकारी दीदी बैठी हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ, हम राजनीति में व्यक्तिवादी सोच के लिए नहीं आए। इस उत्तराखंड को सलामत रखेंगे, हम रहे ना रहे, ये उत्तराखंड रहेगा। आज पूरी ताकत के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपने कहा हम युवा मुख्यमंत्री के साथ हैं, आपकी यही ताकत चाहिए और आप देखेंगी हमें किसी भी हद को पार करना पड़ेगा, वो हदें पार होंगी और किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार में तेरा मेरा नहीं देखा जाएगा। जो भी होंगे वो उत्तराखंड के दुश्मन होंगे। चलिए, बिल्कुल शादाब भाई, ये बात है क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। शादाब भाई, मामला बहुत बड़ा है। रावण जी कभी हमारे कोषाध्यक्ष नहीं थे, इन्हें बता दीजिएगा जरा जी। आप पूछ लीजिएगा, चुनाव अरे का तुम पूरा मुझे बताओगे, चुनाव का पूरा मामला, आप झूठ मत बोलिए। किशोर उपाध्याय जी को पकड़ो, वो बताएंगे तुम्हें। ऑफिशियल अकाउंट दिखा मैं दूंगा। चुनौती से कह रहा हूं का तुम्हें। सारा खर्चा रांगड़ जी द्वारा किया गया, स्पेशल अपॉइंटमेंट किया गया। तू भी भ्रष्टाचारी है, अकाउंट का डिटेल हमारे पास है। तुम भी भागने नहीं भ्रष्टाचारी देंगे हो कांग्रेस को, कांग्रेस तुम के भी नेताओं को भ्रष्टाचारी भागने हो। नहीं देंगे, मजाक भागने बना नहीं रखा है देंगे, तुमने। एक्सपोज कांग्रेस करेंगे, का नाम लेके, जेल डालेंगे, कांग्रेस का नाम छोड़ेंगे लेकर नहीं। पैसे खाओगे। एक एक भ्रष्टाचारी पैसे को खाएगा जेल तुम्हारा डालेंगे। मंत्री, गोदियाल मंत्री जी यहाँ पे मंदिर भ्रष्टाचार में में घोटाला लिप्त है। करके और यहाँ पे सोच रहे एक्सेप्ट छोड़ देंगे हम। सिर्फ मंदिर में मुख्यमंत्री घोटाला आंदोलनकारी है। करके ईडी से सिर्फ बचना मुख्यमंत्री चाहते हो, आंदोलनकारी है। राहुल जी और ईडी कोई से बचना मुख्यमंत्री चाहते हैं, आंदोलनकारी नहीं रहा। गोदियाल जी मंदिर बेशरम घोटाले से कहीं के बचना उल्टी सीधी चाहते बातें हैं, करते हैं। छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है। नीरज भाई, एक अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूँ, 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मामला इतना बड़ा है कि ये मामला आज ऐसा हो गया है कि पूरे उत्तराखंड में युवाओं से जुड़ा मामला है। तो आज इस मामले में कार्रवाई करने की हर किसी की हसरत है, हर कोई चाहता है कि जो उत्तराखंड का युवा है हमारे साथ खड़ा रहे। एक सवाल ले रहा हूं केवल नीरज भाई आपसे कि अभी तक एक विधानसभा अध्यक्ष की सूची आई, उसके बाद तुरंत दूसरे विधानसभा अध्यक्ष की सूची आ गई, लेकिन अभी 3 विधानसभा अध्यक्ष, जैसे कि दीप जी ने बोला और आपने भी बताया, अभी उनकी बाकी है। तो आपको लगता है कि 2-4 दिन में ऐसी कुछ सूचियां और भी बाहर आने वाली हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है संजय भाई कि डे बाई डे मैं दिन प्रतिदिन देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे एक एक चीज निकल के आ रही है, एक एक चीजें निकल के आ रही हैं। और जब दोनों तरफ से ये बात, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से ये बात आ गई कि पूरे कार्यकाल की जो है जांच होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसमें आप जांच कराओगे तो पूरे कार्यकाल की कराओगे, दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा। और जांच की वो उच्च स्तरीय और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो लोग, जिन लोगों ने इसमें नियुक्ति दिलवाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने नियुक्ति पाई, एक सवाल आशीष आपसे भी ले लेता हूं। आशीष, इतनी देर से सब लोगों को आपने बोलते सुना, केवल नीरज जी ने एक बात बोली, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे अधिकारी जो वास्तव में खेल करते हैं, ये बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन ना बीजेपी ना कांग्रेस उस बात को डंके की चोट पे कहने के लिए तैयार हैं
कि केवल राजनीतिक लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। नहीं हम तो लेकिन अधिकारियों को कह रहे हैं, आशीष अधिकारियों को बिल्कुल नहीं आशीष छोड़ेंगे संजय जी। वास्तव में जो वो अधिकारी हैं, जो 4-5 चंद लोग हैं जो मास्टरमाइंडों के साथ बैठने वाले हैं, वास्तव में उनके भी नाम अब की बार उजागर होने चाहिए, उनकी बात भी रखनी चाहिए। आशीष जल्दी से अपनी बात रखना जी। संजय जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि जो ये हाकिम था, इसके साथ कई गणमान्य लोगों की फोटो वायरल हुई है ना। उसका जांच इसकी भी करनी चाहिए कि सूत्र ये बता रहे कि इसके जो रिजॉर्ट थे उसमें कई आला अधिकारी जो थे वो सेवाएं ले रहे थे। तो उन सब अधिकारियों की भी एक जांच करनी चाहिए, कौन कौन इसके रिजॉर्ट में जाता था, क्या उनके इसके साथ संबंध थे, वो वहां क्यों जाते थे, इस सब विषय में भी पूरी गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। चलिए, आप सभी लोगों ने हमें अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मामला बहुत बड़ा है क्योंकि बात उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के अंदर आज हर किसी की नजर इन मामलों पर है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का युवा ठगा महसूस कर रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जितने भी सफेद पोश लोग हैं इसके पीछे, मास्टरमाइंड लोग हैं इसके पीछे, सबकी तस्वीरें सामने आनी चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।